एक 7 साल का यतीम बच्चा जिस पर उसके चाचा और चाची ने जुल्म व सितम की हद कर दी। तारांकन वो बच्चा जो सिर्फ मोहब्बत का तलबगार था, उसे सिर्फ तानों और मार का सामना करना पड़ा। आखिरकार वो तंग आकर अपना घर छोड़कर जंगल में जा बसा। लेकिन फिर वहाँ ऐसी हैरतंगेज बात हुई कि अल्लाह ताला ने एक बकरी के जरिए उसे महल का मालिक और बादशाह बना दिया। ये कहानी बहुत सबक आमोज है, सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक छोटा सा गांव था। दरख्तों की छांव में छुपी हुई मिट्टी की कच्ची गलियां और हर तरफ कुदरती सादगी बिखरी हुई थी। उस गांव में राजू नाम का एक 5 साल का यतीम बच्चा रहता था। राजू एक छोटे से मिट्टी के घर में अपनी बूढ़ी दादी, चाचा और चाची के साथ रहता था। उसके माँ बाप का इंतकाल 2 साल पहले एक हादसे में हो गया था। उस दिन के बाद से राजू का नन्हा सा दिल, जो पहले खिलौनों और माँ की लोरियों में खुश था, दर्द और खामोशी का मस्कन बन गया था। राजू की जिंदगी में मोहब्बत एक अजनबी सा लफ्ज़ बन चुकी थी। उसके चाचा, चाची और दादी का रवैया उसके साथ कभी भी हमदर्दाना न था। गांव में राजू के कजिन स्कूल जाते, बस्ते लटकाए, साफ सुथरे कपड़े पहने, हंसते खेलते। मगर राजू, उसकी जिंदगी बस काम, तानों और सजाओं का एक लंबा सिलसिला थी। घर के कामों में उसे सुबह से शाम करनी पड़ती। 5 साल की उम्र में उसके नन्हे हाथों में खिलौनों के बजाय झाड़ू, पानी के डोल और चारे की बोरियां थी। ना कोई नरमी, ना प्यार, सिर्फ सिसकियां और खामोश आंसू। लेकिन राजू के आंगन में फिर से नफरत और चीख पुकार की गूंज थी। चाची नसरीन बेगम की तेज आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। अरे राजू, कहाँ मर गया तू? तुझे सुबह ही कहा था भैंसों को चारा डाल, लेकिन तुझसे तो एक काम भी ढंग से नहीं होता। राजू सहमे हुए कदमों से अंदर आया। आंखें नीची थी, कपड़े मिट्टी से अटे हुए। चाची, मैं पानी भरने गया था। अभी जुमला पूरा भी न हुआ था कि नसरीन बेगम के गुस्से से भरे हाथ का जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। राजू लड़खड़ाता हुआ जमीन पर औंधे मुंह गिर गया। उसकी नन्ही नाक से खून बहने लगा, पर किसी को कोई परवाह न थी। चाची ने गुस्से में कहा, अम्मू क्या देख रहा है? जाके पहले भैंसों को चारा डाल, ना नखरे कर, ना रोना। राजू ने आहिस्ता से जमीन पर हाथ रखकर खुद को संभाला। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसने आह भी न की। दिल में सिर्फ माँ की आवाज़ गूंज रही थी, जो अब कभी सुनाई न देती थी। चुपचाप, सूजे हुए चेहरे और लरजते कदमों के साथ वो भैंसों के बाड़े की तरफ बढ़ गया। यह सब उसके लिए कुछ नया नहीं था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद ये सुलूक, ये ठोकरें, यही सब उसकी किस्मत का हिस्सा बन चुकी थी। रात का सन्नाटा आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव पर छा चुका था। हर घर में चिराग बुझ चुके थे। लोग खाना खाकर अपने बिस्तरों में दुबक चुके थे। लेकिन राजू, वो अकेला, सर्द, काले अंधेरे नुमा एक छोटे से कमरे में बैठा था, जिसे कमरा कहना भी किसी नेमत का जिक्र लगता था। सामने एक पुरानी, मिट्टी से आलूदा थाली में एक सूखी रोटी रखी थी। राजू टकटकी बांधे उसे देख रहा था। पेट की भूख तो कब की तेज हो चुकी थी, लेकिन दिल की भूख उससे कहीं गहरी थी। माँ की शफकत, बाप की बाहों का सहारा, वो सब जो एक बच्चा खोने का सोच भी नहीं सकता। उसकी आंखें भीगी थीं। उसके दिलो दिमाग में वो मंजर घूमने लगा जब माँ उसे अपने हाथ से खाना खिलाती थी, गोद में बिठाकर हर निवाले के साथ प्यार की मिठास देती थी। बेटा, रोटी के साथ थोड़ा दूध भी पी ले, देख तो कितना कमज़ोर हो गया है। ये आवाज़ें, ये लफ्ज़, ये ख्याल राजू के दिल को चीर कर रख गए। मगर अब सिर्फ एक सूखी रोटी थी, एक ठंडा कमरा और वो खुद अकेला सहमा हुआ। खामोशी से वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े मुंह में रखता रहा। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन वो रुका नहीं, जैसे आंसू बहाना भी अब उसकी आदत बन चुकी हो। बिना एक भी लफ्ज़ बदले, मगर हर जुमले को सही विराम और ठहराव के साथ, ताकि इसका दर्द और असर दिल तक पहुँचे। रोटी ख़त्म हुई तो वो कोने में बिछे बोसीदा बिस्तर पर लेट गया। जिस्म थका हुआ था और दिल दुखों से भरा हुआ। आंखें बंद होने लगी, लेकिन दिल जानता था सुबह फिर वही है, वही काम, वही तजलील, वही जिंदगी। अगली सुबह सूरज ने अभी धुंध से आंखें खोलनी शुरू की थी कि राजू की आंख खुल गई। बगैर किसी आवाज़ या सहारे के वो उठा और वही दिन के मामलात दोबारा शुरू हो गए। भैंसों को पानी देना, चारा काटना, खेतों में पानी लगाना
और घर वालों की झिड़कियां बर्दाश्त करना। जब वो दूसरे हम उम्र बच्चों को खेलता, हंसता, स्कूल जाता देखता तो उसके दिल में एक शदीद ख्वाहिश मचलती, काश मैं भी खेल सकता, काश मेरी ज़िंदगी में भी हंसी होती। लेकिन फौरन ही वो ख्वाब टूट जाता, क्योंकि उसे मालूम था ये सब उसके लिए नहीं था। आज भी राजू ने हमेशा की तरह दिन का आगाज़ भैंसों को चारा डालकर किया। खामोशी से वो चारा कटिया, पानी भरा और सब कुछ वैसे ही किया जैसे हर दिन करता आया था। जब वो थके कदमों के साथ घर के सहन में आया तो फिज़ा में कुछ अजीब सी तपिश महसूस हुई। चाची नसरीन की आवाज़ फिज़ा को चीरती हुई गूंज रही थी, हरामखोर, चोर, कहाँ है राजू? दादी का चेहरा भी गुस्से से तमतमा रहा था। राजू को देखते ही नसरीन बेगम ने लपक कर दो जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारे। राजू लड़खड़ा गया, आंखों में हैरानी और दर्द भर आया। क्या हुआ चाची? वो लर्जती आवाज में बोला। नसरीन बेगम ने गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ा, अभी भी मासूम बनेगा? बता, पैसे कहाँ छुपाए तूने? कल तेरे चाचू फसल बेचकर जो पैसे लाए थे कहाँ गए? बता। चोर, चोर की औलाद। इल्ज़ामों का तूफान राजू के वजूद को नोचने लगा। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। मुझे नहीं मालूम चाची, मैंने कुछ नहीं किया, उसने बहते आंसुओं के साथ कहा। मगर उसकी सुनने वाला कोई न था। उसी लम्हे चाचा फराज भी आ गया। नसरीन और फराज दोनों ने मिलकर बगैर किसी सबूत, बगैर किसी रहम के राजू पर लातों, घूंसों, थप्पड़ों की बारिश कर दी। वो छोटा सा दुबला पतला सा बच्चा जो 2 साल से हर जुल्म चुपचाप सहता आया था, आज भी बेबसी की मूरत बना सब कुछ सहता रहा। दादी जो कभी उसे गोद में सुलाती थी, अब एक बेहिस सुतून की तरह चुपचाप खड़ी सब कुछ देख रही थी। ना आंख में नरमी, ना जुबान पर शिफा आता, सिर्फ खामोशी, जैसे दिल भी पत्थर हो चुका हो। राजू रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मगर उसकी किसी ने न सुनी। आखिरकार उसे घसीटकर उसी अंधेरे कमरे में फेंक दिया गया जिसकी दीवारों पर उसके आंसुओं का रंग नक्श हो चुका था। जिस्म जख्मों से चूर था, आंखें आंसुओं से लबरेज और दिल एक बार फिर टूटा हुआ। मगर आज कुछ बदला था। आज उसके आंसू सिर्फ बेबसी के ना थे, आज उसके दिल में एक फैसला पैदा हो चुका था। अब बस, अब वो ये जुल्म और सितम मजीद नहीं सहेगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली सुनहरी किरण गांव की छतों पर पड़ी, राजू चुपचाप किसी साए की तरह अपने छोटे से घर से निकल आया। न किसी को जगाया, न किसी से कुछ कहा, बस निकल पड़ा। उसे ये भी इल्म न था कि वो जा कहाँ रहा है, लेकिन दिल के किसी कोने में बस एक ही ख्याल था, यहाँ से बहुत दूर जाना है, जितना हो सके दूर। रास्ते खामोश थे, जमीन पर शबनम की नमी थी और हवा में हल्की सी सर्दी। रास्ते में कभी खुश जमीन आई, कभी कांटेदार झाड़ियाँ और कभी खुले मैदान। छोटे छोटे कदम बढ़ते गए, यहाँ तक कि एक घने जंगल में जा पहुँचा। थकन से चूर वो एक बड़े दरख्त के साए तले बैठ गया। सांस फूला हुआ था, हलक प्यास से सूख चुका था। आंखें बंद करते ही सारा माजी जैसे पलकों के पीछे से गुजरने लगा। माँ की आगोश, दादी की बेरहमी, चाची का थप्पड़, चाचू की मार, सब कुछ। नजरें इधर उधर पानी की तलाश में दौड़ी तो दूर एक छोटी सी नहर नजर आई। भागते कदमों से वो वहां पहुंचा, घुटनों के बल बैठा और हाथों से पानी भरकर पीने लगा। ठंडे पानी ने जैसे रूह में थोड़ी जान डाल दी। उसी वक्त उसकी नज़र नहर के किनारे एक छोटी सी पुरानी झोपड़ी पर पड़ी। तजस्सुस के मारे वो आहिस्ता आहिस्ता उस झोपड़ी की तरफ बढ़ा। जब अंदर कदम रखा तो देखा कि एक बूढ़ी निहायत सी औरत चारपाई पर लेटी है और एक बकरी भी एक कोने में बंधी है। बूढ़ी औरत ने कमज़ोर सी आवाज़ में पूछा, बेटा तुम कौन हो? इस जंगल में कैसे आ निकले? राजू ने सर झुकाकर कहा, मैं यतीम हूँ अम्मा, मेरा कोई नहीं रहा, भटकते भटकते यहाँ तक आ गया हूँ। बूढ़ी औरत चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। तो फिर अब मेरे साथ ही रह जाना बेटा, मैं यहाँ अकेली हूँ, बस ये बकरी है मेरा सहारा।